So hello friends, this is lecture number 18 का part B where we are going to discuss risk analysis in capital budgeting के additional questions। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख लोगे अगर 18th लेक्चर का तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है। अभी लेटेस्ट में इस लेक्चर में कौन से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सर? 7, 8, 9 एंड 10 ये चार एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए गए थे क्वेश्चनियर में, वो डिस्कशन होगा अभी। चलिए गाइस, लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन पार्ट। तो सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, 7th क्वेश्चन, कंसीडर द अबव मेंशन्ड टेबल फॉर रिस्क प्रीमियम एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहां पर आपको अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस दिए और उसके सामने उसके रिस्क प्रीमियम दिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना होगा, हर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा प्रोजेक्ट का और उसके अनुसार आपको रिस्क प्रीमियम डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट का कौन सा प्रीमियम आपको अप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सीवी क्या आता है। आप सबको पता ही होगा, सीवी का फॉर्मूला याद ही होगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू गिव्स यू सीवी। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है, कंपनी इज इवैल्यूएटिंग टू प्रोजेक्ट्स विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000 ईच इन द प्रोजेक्ट विद कैश इनफ्लो फ्रॉम देम अकरिंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर which depends upon the possible scenario prevailing during the investment period। तो आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड में क्या सिनेरियो प्रिवेल होता है उसके बेसिस पर आपके 5 इयर्स के कैश फ्लो डिपेंड करते हैं, राइट। और यहां पर आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने, डिटेल्स ऑफ द सेम आर एज फॉलोज। सिनेरियो सुपर हो सकता है, बेटर हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, बैड हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है, करेक्ट। एंड साथ ही साथ आपको यहां पर अलग अलग कैश फ्लो प्रोजेक्ट एक्स के दिए जिसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी है और प्रोजेक्ट वाई के दिए जिसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है। एंड दोस्तों उन्होंने बोला है, इफ द ऑनगोइंग गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएफ रेट, रिस्क फ्री रेट 6% है, आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आरएफ रेट 6% है तो बताइए कौन सा प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेते हैं। आप सबको पता है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी के साथ कैश फ्लोज भी दिए, तो आप प्रोबेबिलिटी इंटू कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी इंटू कैश फ्लो कर लीजिए और इन सब का टोटल ले लीजिए। तो यह आ जाएगा आपका एक्स बार। एक्स बार मतलब ये आ गया आपका मीन कैश फ्लो। और उसके बाद आपको थोड़ा सा वियर्ड सा यहाँ पर कैलकुलेशन स्टेप दिखेगा, बट ये दोस्तों ये दूसरे मेथड से आंसर निकाल रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर होते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि क्वेश्चनियर बुक में क्वेश्चंस हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए बट आंसर्स चेंज नहीं किए, क्योंकि आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइज विदाउट आंसर देखिए, आपको हर बार बोला है सॉल्व करने के लिए, आई एम श्योर कि आपने सॉल्व किया रहेगा, हमारे मेथड से ही सॉल्व किया रहेगा आपने। तो यहां पर आपको क्या करना एक्सपेक्टेड था, तो यहां पर आपको p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करना एक्सपेक्टेड था। अगर आप प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करोगे तो आपका फर्स्ट केस में आंसर 15235200000 ये आंसर आएगा दोस्तों। सर ये कैसे आंसर आएगा, 5 लाख का एक्स है माइनस एक्स बार 2,24,000 है, तो एक्स माइनस एक्स बार कर दीजिए, एक्स इज 5 लाख, एक्स बार इज 2,24,000, एक्स माइनस एक्स बार कर दिया, फिर उसको इंटू इज इक्वल टू कर दीजिए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इज इक्वल टू करने से स्क्वायर बन जाएगा, फिर इंटू 0.2 कर दीजिए उसका प्रोबेबिलिटी। 5 लाख के सामने प्रोबेबिलिटी कितना दिख रहा है, 0.2, तो इंटू 0.2 कर दीजिए तो आपका आंसर ये आएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप 3 लाख माइनस 224 करोगे, इंटू इज इक्वल टू करोगे और फिर इंटू 0.3 प्रोबेबिलिटी कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1,732,800,000। यस माय फ्रेंड्स। तीसरे केस में आपका आंसर 1,50,000 माइनस 2,24 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.15 करने से आपका आंसर आएगा 82,14,00,000,000। यस माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट केस में 50,000 इंटू 2,24,000, 50,000 माइनस 2,24,000 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.2 करना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा 60,552,000,000। यस माय फ्रेंड्स। और लास्ट केस में 10,000 माइनस 2,24,000 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.15, ये करने से आपका आंसर आ जाएगा 686,94,000,000। और इन सब का जब आप टोटल ले लोगे तो आपका आंसर आएगा 30,71,40,000। नहीं पता नहीं कितने नंबर्स और क्या क्या है, बट ये आंसर आता है आपका, ठीक है। 30 करोड़ नहीं है, वो क्या है पता नहीं है, जो भी है 30,71,40,000,000। तो ये आंसर आपका आ गया। अब आप सबको पता है कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी जब दे रहती है तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका मतलब ही आपको
अंडर रूट में ये सब लिखना था 30714000000, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्रोजेक्ट एक्स कम्स टू 1,75,254। इसका मतलब जो आंसर इनका आ रहा है वही आंसर आपका भी आएगा, बट हमारा मेथड इस तरीके से रहेगा। यस गाइस, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका रहेगा। अब आपको सीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मतलब 2,24,000 करना पड़ेगा। मीन वैल्यू यहां पर रेडी है। यस, तो इससे हमारा आंसर 0.7824 आएगा। अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा 0.78 मतलब ये रेंज में आ रहा है, तो आपका रिस्क प्रीमियम जो आप अप्लाई करोगे वो रहेगा 6%। रिस्क प्रीमियम आप अप्लाई करोगे 6%। इसका मतलब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर प्रोजेक्ट एक्स विल बी 6% आरएफ प्लस 6% प्रीमियम, मतलब 12%। 6% का आरएफ है, 6% का प्रीमियम है, तो 12% आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा प्रोजेक्ट एक्स का। सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई के लिए सॉल्यूशन करोगे आप। प्रोजेक्ट वाई का स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई विल बी नथिंग बट अंडर रूट समेशन p इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,44,386। यही आंसर आएगा दोस्तों। मैंने जैसे x का सॉल्व किया, आप y का सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद आपका CV जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, वो निकालने के लिए आपको यही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइडेड बाय ये मीन वैल्यू करना पड़ेगा। ये आपका y बार है, तो ये y बार से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 255,500, जिससे आपका आंसर 0.5651 आ जाएगा। और 0.5651 अगर आप ऊपर मेन क्वेश्चन में देखोगे तो आपको यहां इस रेंज में दिख रहा है। इसका मतलब अगर आप सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करो तो उसके लिए आपका प्रीमियम रहेगा 4%। तो प्रोजेक्ट वाई के लिए आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा रिस्क फ्री रेट 6% प्लस प्रीमियम ऑफ 4%, दैट इज 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये प्रोजेक्ट वाई का डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% हो गया, प्रोजेक्ट एक्स का 12% हो गया। आप नीचे देख सकते हो आपके सॉल्यूशन में 12%, 10%, उन्होंने भी बोला है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर। और फिर आपने देखा रहेगा क्वेश्चन में जब इन्होंने बोला है तो इन्होंने कैश फ्लो जो बोले वो 5th ईयर के बोले, 5 इयर्स, 1-5 नहीं है, 5th ईयर का कैश फ्लो बोला है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सीधा सीधा प्रोजेक्ट का आउटफ्लो लेना है। 5th ईयर में ये एक बार अमाउंट इनफ्लो लेना है और आपका यहां पर रेट लगाना है 12%, जिससे आपका एनपीवी आ जाएगा नेगेटिव। और सेकंड केस में आपका आउटफ्लो प्रोजेक्ट वाई का उतना ही है मगर इनफ्लो चेंज है, और उस केस में ये सर ये क्या लिया सर, ये एक्स बार है, ये क्या लिया, ये वाई बार है। तो सर स्टैंडर्ड डिवीजन क्यों निकाला था, सीवी के लिए। सीवी क्यों निकाला सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए। तो गाइस डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा इधर 10% है, आप देख सकते हो, इधर 12% है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। और 5th ईयर का आपका कैश फ्लो, तो रेट आपने 10% से 5th ईयर का अप्लाई किया, और ये आपका आता है एनपीवी। तो आप देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड। यस माय फ्रेंड्स, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बोला है एम्ब्रोज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोडक्ट with the product life of 8 years. Initial investment cost will be 35 crores. Additional equipment will be costing rupees 2.5 crores, which will be purchased at the end of 3rd year. तो यहां पर एडिशनल इक्विपमेंट की खासियत क्या है कि ये एंड ऑफ 3rd ईयर में हमारा आउटफ्लो होगा। At the end of 8th year, the original equipment will have no scrap value, but the additional equipment will be sold at 10% of the original cost. तो ऑब्वियसली बात है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 2.5 करोड़ का 2.5 करोड़ का 10% 25 lakhs आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा न्यू इक्विपमेंट से। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जो आपने पहले 0 ईयर में खरीदा उसका कोई रीसेल वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज 4 करोड़ विल बी नीडेड एंड दैट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर। इसका मतलब ये 4 करोड़ जो है वो 0 ईयर का कैश आउटफ्लो है और 8th ईयर का कैश इनफ्लो भी रहेगा क्योंकि वो रिलीज हो रहा है। अगर नहीं बोला रहता रिलीज का तो आप अज्यूम कर लेते कि वर्किंग कैपिटल इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर और वो आपको वापस 4 करोड़ इनफ्लो ही दिखाना होता। Then they are saying the project will be financed with sufficient amount of equity capital. तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी कैपिटल से रेज होगा। The sales volume over 8 years have been estimated as follows. Year 1, 2, 3 अलग अलग आपके सेल्स वॉल्यूम है मगर ईयर 4, 5 का सेम है, ईयर 6, 7, 8 तीनों साल का सेम है। The selling price per unit is 120 rupees and variable cost amounts to 60% of sales revenue, मतलब 40% आपका कंट्रीब्यूशन है। तो सीधा सीधा 120 पर यूनिट को इंटू 40% कर देना चाहिए आपने, इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 48 रुपीज पर यूनिट।
राइट माय फ्रेंड्स। इसके बाद क्या बोला है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल अमाउंट टू 3.6 करोड़ पर ईयर। यस, तो वो आपका आउटफ्लो बन जाएगा। लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। अगर ये ऐसा बोल रहे कि विल बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, इसका मतलब ये आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करने बोल रहे हैं। टैक्सेशन की भाषा में आपको क्या बोल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करो, सेट ऑफ मत करो, कैरी फॉरवर्ड करो। The company will follow straight line method of depreciation and is subject to 30% tax. Considering 12% after tax cost of capital for this project, मतलब discounting factor आपको 12% लेना है. You are required to calculate the NPV of the project and advise the management to take appropriate decision. यहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिविजुअल ईयर्स के। आपके सॉल्यूशन बहुत सिंपल रहेगा दोस्तों। मैं तो ये सब करता ही नहीं था, ये सेल्स नहीं निकालता था, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकालता, डायरेक्टली मैं लिखता था कंट्रीब्यूशन, बट इन लोगों ने मेहनत ज्यादा किया है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली आपने क्या करना चाहिए, योर यूनिट्स एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन @ 48 पर यूनिट, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए था। और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया ही था। डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन आपको 4.375 बोला है। कैसे आएगा 4.375? अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो 35 करोड़ का है, तो सीधा सीधा 35 करोड़ माइनस 0 डिवाइड बाय 8 करके देखते हैं। 35 करोड़ माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 अगर मैं करूं तो यस, दिस इज योर डेप्रिसिएशन फिगर पर ईयर फॉर योर ओरिजिनल इक्विपमेंट। तो देखो ओरिजिनल इक्विपमेंट आपका कब तक था, फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर था, थर्ड ईयर था, बट थर्ड ईयर के एंड में आपने नया मशीन खरीदा, इसका मतलब थर्ड ईयर से आपका नया मशीन का डेप्रिसिएशन चालू नहीं होगा, फोर्थ ईयर से शुरू होगा। और फोर्थ ईयर में ये अमाउंट के साथ साथ एडिशनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा। एडिशनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा सर? एडिशनल इक्विपमेंट आपका कितना लगने वाला है, 2.5 करोड़ का लगने वाला है, जिसमें से 0.25 करोड़ आपका स्क्रैप वैल्यू रिकवर हो रहा है एट द एंड ऑफ 8th ईयर, और उसका यूजफुल लाइफ जो है वो 4 5 6 7 8 5 साल का यूजफुल लाइफ है। तो उसको डिवाइड बाय 5 करना होगा, तो 2.25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर आपका 0.45 आता है, 0.45 आता है। 4 5 6 7 8 5 साल का डेप्रिसिएशन लिया हमने, तो आपका आंसर 0.45 आता है। अगर आप 0.45 के साथ 4.375 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर बराबर ये मैच हो जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, तो ये आंसर कैसे आया, ये आंसर कैसे आया इज वेरी सिंपल। 4.375 का ओरिजिनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन प्लस न्यू इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 0.45 एंड दैट कम्स टू 4.825 करोड़ दिया, वॉट एवर, हाँ करोड़ में ही दिया है, राइट। तो ये आ गया आपके डेप्रिसिएशन के फिगर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, करेक्ट। एंड देन दोस्तों उसके बेसिस पर आपने क्या किया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके प्रॉफिट निकाला, उस पर टैक्स निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके आपका कैश फ्लो आ गया। बट गाइस फर्स्ट ईयर के केस में नोटिस करने वाली बात यह कि आपको लॉस है, लॉस है तो टैक्स बिल्कुल नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का फिगर में एड बैक डेप्रिसिएशन करना होगा। करके देखिए 1.063 एड बैक कर लीजिए, ये लॉस है 1.063 नेगेटिव नंबर एड बैक कर लीजिए, आपका 4.375 का आंसर, तो बराबर आपका प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का फिगर आ जाएगा, CFAT का फिगर आएगा, कितना आएगा, यस गाइस कैलसी पे देखिए आपके कितना आया है, 3.312 आया सर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड ईयर में क्या किया सर वो नहीं समझा। सेकंड ईयर में दोस्तों बहुत सिंपल है, इन लोगों ने ये टैक्स कैसे निकाला, आई विल टेल यू दैट। सेकंड ईयर का प्रॉफिट देख लीजिए आप 2.393 है, तो हम क्या बोलेंगे 2.393 का प्रॉफिट, बट लास्ट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने बाकी है, कैरी फॉरवर्ड करने बाकी है। तो यहां पर लास्ट ईयर का लॉस ये रहा, तो माइनस कर दीजिए 1.063 इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम आएगा आपका 2.393 माइनस 1.063 और टैक्सेबल इनकम कम्स टू 1.33, और 1.33 का टैक्सेबल इनकम पर टैक्स ले लीजिए 30% से, तो टैक्स ले लीजिए 30% से, सो ये आपका टैक्सेबल इनकम आ गया। इस पर इंटू 30% अगर मैं टैक्स ले लूं, ये मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया, और इस पर टैक्स अगर लगा दूं तो मेरा आंसर आएगा 0.399, और इनका भी आंसर आया 0.399, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेरी सिंपल। तो टैक्स का अमाउंट आ चुका है सीधा सीधा। अब हमने कैलकुलेशन सेकंड ईयर में क्या किया सर, 2.393 माइनस टैक्स किया, ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्लस कर दिया 4.375, तो आपका आ गया आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 6.369। यस, इसी सेम तरीके से दोस्तों एवरी ईयर के कैश फ्लो आ गए। यहां पर बस ख्याल रखना है कि 4th ईयर से लेकर 6th 7th 8th ईयर तक
4 5 6 7 8 5 साल में आपका डेप्रिसिएशन ओरिजिनल इक्विपमेंट पर भी आएगा और न्यू इक्विपमेंट पर भी आएगा। यस, तो ये कैश फ्लो आ गया दोस्तों आपके पास। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जीरो के केस में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 35 करोड़ करेगा, 4 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल, 39 करोड़ का आपका टोटल आउटफ्लो। वही 39 करोड़ का आउटफ्लो लिया आपने यहां पर, करेक्ट, जीरो ईयर का। और 1 से लेकर 1 2 थर्ड ईयर का कैश फ्लो, 4 5 6 7 8th ईयर का कैश फ्लो इस तरीके से आ गया। अब दोस्तों थर्ड ईयर में एडजस्टमेंट क्या किया, वो जो आपने एडिशनल इक्विपमेंट खरीदा था ना उसका आउटफ्लो दिखाया। आपके पास चॉइस है 3 दो टाइम दिखा दीजिए, 3 3 दो टाइम दिखा दीजिए, एक 3 में आप इनफ्लो दिखा देना और एक 3 में आप आउटफ्लो दिखा देना, या फिर एक ही बार 3 दिखाकर ये नेट आउट कर देना इनकी तरह से। तो यहां पर आ गया आपका थर्ड ईयर का कैश फ्लो। सर 8th ईयर में क्या किया सर? 8th ईयर में आपने रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ दिखाया और आपका जो ओरिजिनल एडिशनल इक्विपमेंट था उसका 25 लाख का इनफ्लो दिखाया। तो यहां पर ये आ गया वर्किंग कैपिटल का रिकवरी और ये आ गया एडिशनल इक्विपमेंट जो आपने खरीदा था उसका रिकवरी। तो गाइज ये आ गया आपका 8th ईयर का कैश फ्लो। रेस्पेक्टिव ईयर के फैक्टर्स जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये 55,11,000 जो भी दिख रहा है आपको 55,11,30,780 ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है और ये आपका एनपीवी दिख रहा है जो कि पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है। यस माय फ्रेंड्स, सो एनपीवी पॉजिटिव है तो हमने बोलना चाहिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The initial investment outlay of the project capital investment is consisting of 150 lakhs for plant and machinery। तो ये आ गया आपका 0 ईयर का कैश आउटफ्लो एंड 60 lakhs फॉर वर्किंग कैपिटल, ये आ गया 0 ईयर का आउटफ्लो। 60 lakhs प्लस 150 lakhs 210 lakhs का आउटफ्लो हो गया। देन इन्होंने बोला बाकी डिटेल्स दिए नीचे। सेल्स 1.5 लाख यूनिट्स फॉर ऑफ आउटपुट एवरी ईयर फॉर 1 to 5 years। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 120। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी दे रखे और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखा है। तो ऑब्वियसली आपने कंट्रीब्यूशन का नंबर लेकर भी सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा। 120 lakhs 120 पर यूनिट माइनस 60 इज वेरिएबल कॉस्ट, तो बचा हुआ 60 इज कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स फिगर करके आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ सकता है, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। ओके, फिर बोला है फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब नॉन कैश हटा दिया, तो कैन आई कॉल देम एज कैश एक्सपेंसेस? तो यस, ये आपके कैश एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैश एक्सपेंसेस है 22.5 lakhs per annum for 1 to 5 years। Salvage value of plant and machinery equal to WDV at the end of 5 years। Tax rate is 30%, 40%। तो ये आपको सैल्वेज वैल्यू क्या बोला है? इक्वल टू WDV बोला है, तो आपको सैल्वेज वैल्यू भी लेना पड़ेगा और टैक्स रेट आपको 40% बोला है। टाइम हॉरिजॉन जो है वो 5 years का है, ये तो क्वेश्चन में समझ ही गया था ऊपर। पोस्ट टैक्स कट ऑफ रेट इज 12%, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है आफ्टर टैक्स। देन प्रेजेंट वैल्यू 12% 5 years का दे रखा है। PVAF है, देख के समझ रहा है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है क्योंकि 1 से ज्यादा है। और उसके बाद 5th ईयर का फैक्टर दे रखा है इन लोगों ने, सिर्फ 5th ईयर का दे रखा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% लेना है आपको SLM बेसिस पर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्लियर कट बोला है SLM बेसिस पे लेना है। सर आपने क्लास में बोला था रेट दिया रहेगा तो WDV। यस, मैंने बोला था जब WDV क्वेश्चन में बोला नहीं है तब लेना पड़ेगा आपको WDV, बट क्वेश्चन में यहां पर बोला स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ही लेना पड़ेगा। सर फिर आप क्लास में क्यों बोलते थे WDV? क्योंकि सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स बोलता है WDV मेथड फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैं बोलता था कि अगर रेट दिया रहेगा तो WDV लेना चाहिए आपने। बट दोस्तों अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को ओवरराइड नहीं कर सकते हो, राइट? यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। डिटरमाइन द सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मुझे सेंसिटिविटी पर। तो यहां पर बोला सेंसिटिविटी 3 फैक्टर के हद तक निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस डिक्रीज करना है 10% से। अभी आपका सेलिंग प्राइस कितना है देख लीजिए, 120 पर यूनिट है। इसको अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा 10% से तो 120 माइनस 10% करने से 108 का आ जाएगा सेलिंग प्राइस सेंसिटिविटी एनालिसिस के वक्त। उसके बाद इन्होंने बोला इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट फिलहाल कितना है 60 पर यूनिट है, बट सेंसिटिविटी के वक्त वो 10% से बढ़कर 66 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा, करेक्ट? और लास्ट में बोला है आपको कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट आपका कितना था दोस्तों? 150 lakhs था। इसको अगर मैं 10% से बढ़ा दूं तो 165 lakhs हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस माय फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको सेंसिटिविटी भी निकालनी है, बट पहले एक काम करते हैं, एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी निकालने के लिए मैंने सेल्स यूनिट्स ले लिए, पर यूनिट पता है मुझे, तो इससे सेल्स आ जाएगा मल्टीप्लाई कर कैन आई कॉल 1/2 विल गिव मी माय सेल्स। यस बिल्कुल सही है सर। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लिया आपने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, बिल्कुल सही है सर। फिर आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कैसे आएगा कंट्रीब्यूशन? इन्होंने बोला है 3 - 4 कीजिए, मैं बोलना चाहूंगा 3 - 4 नहीं होगा, 3 - 5 होगा।
फोर्थ आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। 3 - 5 कर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद आपने फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो डायरेक्टली आपका ईबीआईटी आ जाएगा। सर डेप्रिसिएशन कैसे आया सर? डेप्रिसिएशन कैसे आया सर? देखिए एसएलएम बेसिस पर 20% बोला है और आपके पास 150 लाख का 20% लेना पड़ेगा। बेटर रहेगा यहां पर कैलकुलेशन लिख देते हैं 150 लाख पर 20%, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। सर इस तरीके से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 ईयर से क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन भी सेम है, तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर रुपीज से सॉल्व हो सकता है। और फिर ये आपका टैक्सेशन अमाउंट आ जाएगा ईबीआईटी पर और उससे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया? क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी है इंटरेस्ट की, तो माइनस कैसे करेंगे? और फिर आप एडबैक कर चुके हो डेप्रिसिएशन जो ऊपर लेस किया था, नॉन कैश है इसलिए एडबैक किया आपने। और फिर आपको मिल गया आपका सीएफएटी। यस माय फ्रेंड्स, तो ये आपका 0 ईयर का आउटफ्लो, ये आपका 0 ईयर का वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये आपका एवरी ईयर का कैश इनफ्लो जो ऊपर निकाला है 1-5 ईयर्स के लिए, और वर्किंग कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया वो रिलीज हो चुका है तो वो भी आपको लेना होगा। और ये आपका एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी पॉजिटिव है मतलब प्रोजेक्ट वायबल है, वायबल है मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं प्रोजेक्ट के साथ। यस माय फ्रेंड्स, तो ये बेसिस पर आपने एनपीवी निकाल लिया। अब आपको 3 पैरामीटर्स पर सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी है। जैसे कि हमने बोला था सेलिंग प्राइस को कम कर दो, बिल्कुल 108 कर दिया। जैसे कि हमने बोला था सेकंड केस में वेरिएबल कॉस्ट को 66 कर दिया, और थर्ड केस में मैंने बोला था आपको फिक्स कॉस्ट को आपको बढ़ाना है। फिक्स कॉस्ट को आपको बढ़ाना है, फिक्स कॉस्ट को नहीं, सॉरी, किसको बढ़ाना है आपको? प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट को बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। यहां पर मेरी गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट के आंसर में मिसप्रिंट हुआ है यहां पर। तो यहां पर आपको क्या लेना है? 165,000,000। यस माय फ्रेंड्स, सो इट शुड नॉट बी 150, इट शुड बी, रुको क्लियर लिख देते हैं, इट शुड बी 165। सर फिर इसका मतलब इनका आंसर भी गलत है क्या? नहीं, ये लोग यहाँ पे लिखने में गलत करते हैं मगर आंसर भगवान जाने कैसे इनका सही आता है। तो ये लोग सिर्फ लिखने में गलती किए, नीचे आंसर इनका सही है। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना होगा? यूनिट्स इनटू सेल्स, वापस से सेलिंग प्राइस कर आपको सेल्स मिल गया, बट पिछले से सेल्स कम है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। और फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट सेम रखना है, वेरिएबल कॉस्ट सेम आ जाएगा, टोटल वाला कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने सेल्स चेंज किए। फिर फिक्स कॉस्ट आपको सेम रखना है, डेप्रिसिएशन सेम रखना है, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, टैक्स चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आपको एड बैक करना है, सीएफएटी आ जाएगा। सीएफएटी इंटू 5 ईयर्स का फैक्टर कर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। वर्किंग कैपिटल जो रिलीज हुआ है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, ये आ गया आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों का टोटल। और इन दोनों के टोटल में से आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दिया, तो ये आपके दोनों इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 0 ईयर के माइनस कर दिए, तो ये आपका एनपीवी आ गया। आपका एनपीवी निगेटिव आ रहा है तो आपको क्या करना है? चेंज इन एनपीवी देखना है। आपका चेंज इन एनपीवी कितना आएगा? ये निगेटिव एनपीवी और वो पॉजिटिव एनपीवी है, तो ये एनपीवी कितना निगेटिव है? 25,63,522, 25,63,522 के साथ आपको वो जो एनपीवी है, उधर ओरिजिनल जो एनपीवी आया था ये पॉजिटिव एनपीवी आया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव एनपीवी ऐड कर आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है। तो ये आपका 38,93,158 से एनपीवी चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनपीवी आपका 13,29,636 है, इनटू 100 अगर मैं करूंगा तो आपका एनपीवी चेंज हो रहा है 292.8% से, 292.8% से। सर नेगेटिव क्यों लिखा सर? बिकॉज वो डिक्रीज इन एनपीवी। हर जगह सेंसिटिविटी में नेगेटिव एनपीवी लिखा जाता है बिकॉज वो डिक्रीज इन एनपीवी होता है। यस, क्योंकि आप एडवर्स चेंजेस लेते हो ना, सेलिंग प्राइस कम करते हो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा देते हो, यस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हो, तो ऑब्वियसली ये एडवर्स चेंजेस है। उसी सेम तरीके से आपने यहां पर सेल्स सेम रखा, सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दिया वो सेम रखा, ओरिजिनल सेल जैसे था वैसे ही आ गया, मगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। देखिए 90 लाख का 99 लाख हो गया। इससे अकॉर्डिंगली आपका कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स लेस कर दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, डेप्रिसिएशन एड बैक कर लीजिए, आपका सीएफएटी आ जाएगा। और फिर आपका ये दोनों आउटफ्लो वैसे ही सेम रहेगा। ये सेम रहेगा नहीं, ये इनफ्लो है दोस्तों, और ये सेम नहीं रहेगा। यहां पे देखिए ये आपका इनफ्लो का वैल्यू चेंज हो गया क्योंकि आपका सीएफएटी का वैल्यू चेंज हो गया है, और ये आउटफ्लो सेम था जैसे था वैसे ही, मतलब वर्किंग कैपिटल रिलीज जैसे था वैसे ही ले लिया, और आपके इनिशियल आउटफ्लोज जैसे थे वैसे ले लिया। आपका एनपीवी चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये भी नेगेटिव एनपीवी है, इसी को भी सेम तरीके से ओरिजिनल एनपीवी के साथ ऐड करना होगा और डिवाइड बाय ओरिजिनल एनपीवी इनटू 100 करना होगा, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा 146.4। लास्ट केस में आपको क्या करना होगा? सेलिंग प्राइस सेम रखना होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सेम रखना होगा, सेल्स सेम आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रखना है 90 लाख का,
कंट्रीब्यूशन भी सेम आएगा, फिक्स ओवरहेड भी सेम रखना है, डेप्रिसिएशन भी आपका सेम नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपने क्या कर दिया, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी 10% से बढ़ जाएगा। यस, उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो चुका है। आपका टैक्सेशन अमाउंट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो एड बैक कर रहे हो वो भी चेंज हो रहा है, और फिर सीएफएटी चेंज हो जाएगा। आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये रहा, वर्किंग कैपिटल रिलीज जैसे था वैसे ही रहेगा। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 165 लाख लेना पड़ेगा, और उस तरीके से आपका जो इनिशियल रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल ये तो ले लिया था अपने ऊपर, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। सर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट बढ़ाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉस्ट आपको बढ़ाना है। यस, तो उस तरीके से आपका ये एनपीवी आ जाएगा। ये एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी है, पहले वाला एनपीवी भी पॉजिटिव है, तो दोनों को डिफरेंस करने के लिए लेस करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और फिर आपका डिफरेंस इन एनपीवी आएगा, जिसको आपको ओरिजिनल एनपीवी से डिवाइड करके आपका आंसर ये आ जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, सो फ्रॉम द अबव वी कैन सी दैट सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि यहां पर आपका परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा सेंसिटिव बन गया। ये आपका सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस पर ही बेस्ड है, वो सॉल्व कर लेते। 10th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100 करोड़ का, एनुअल यूनिट सेल्स दे रखा है आपके पास, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोला है, कंसीडर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एज 3 इयर्स बोला है, कैलकुलेट एनपीवी। एकदम आसान सी बात है दोस्तों, एनपीवी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करके टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जो भी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा वो 3 इयर्स का आएगा, 1-3 लिखते तो भी चलता, और आप डिस्काउंटिंग फैक्टर जो क्वेश्चन में बोला है 6% लगाकर आपका एनपीवी निकाल लोगे, ये आपका एनपीवी आ गया। फर्स्ट केस तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे एनपीवी पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हो। यस, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? सेकेंड पार्ट बोल रहा है कंप्यूट इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसीडरिंग 5% एडवर्स वेरिएंस इन द फॉलोइंग केस। तो आपको सेलिंग प्राइस डिक्रीज करना होगा 5% से, आपको वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना होगा 5% से, और आपको फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना होगा 5% से। यस माय फ्रेंड्स, विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट? उसके लिए तो आपको देखना होगा एनपीवी कितना चेंज हो रहा है, तो आपको 5% का एडवर्स चेंज करना होगा। तो यहां पर देखिए बेस एनपीवी जो भी हमने निकाला था अभी वो एनपीवी यहां पर आ गया है। बेस एनपीवी हमारा 33.65 है, चेक कर लीजिए 33.65 है, बिल्कुल जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे ही सेम, बस लिखने का फॉर्मेट अलग है। अब देख लीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको डिक्रीज करना था 5% से, तो 95 बन जाएगा। ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट जितना था उतना ही रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स जो थे वही रहेंगे दोस्तों, ये देखिए 1.25 करोड़ 1.25 करोड़। आपका कंट्रीब्यूशन क्यों चेंज हुआ सर? फिर बिकॉज आपका सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गया 5 रुपीज से, तो कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा 5 रुपीज से, और आपका फिक्स कॉस्ट जितना था उतना ही रहेगा दोस्तों, और आपका ये कैश इनफ्लो आ जाएगा जो कि चेंज होकर आया है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप 2.673 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपका पीवीएफ फैक्टर है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही रहेगा दोस्तों। ये आपका एनपीवी नया वाला आ गया। ये नया वाला एनपीवी जो आया है और पुराने वाले एनपीवी का डिफरेंस इन एनपीवी ये आता है दोस्तों, उसका परसेंटेज चेंज ये आता है। कैसे निकाला सर आपने? 33.65 माइनस 16.94 डिवाइड बाय 33.65 इंटू 100। यस माय फ्रेंड्स, और नेगेटिव लिखना है क्योंकि ऑब्वियसली डिक्रीज इन एनपीवी है। अब बात करते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस वैसे ही रखिए, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दीजिए 5% से, तो आपका 50 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट 52.5 हो जाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, आपका यूनिट्स वही रहेगा, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, आपका कैश इनफ्लो चेंज हो जाएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चेंज हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही रहेगा दोस्तों, एनपीवी चेंज हो जाएगा। आप डिफरेंस इन एनपीवी ले लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका परसेंटेज चेंज इन एनपीवी आ जाएगा। लास्ट केस भी उसी तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों, आपको फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना है। फिक्स कॉस्ट इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, ध्यान से देखिए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बोला इन लोगों ने, पर यूनिट कभी नहीं होता है, पर एनम होता है, और यहां पर जो आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है ये पर एनम दे रखा है, जिसको आपको 5% से बढ़ाना है। तो 12.5 को 5% से बढ़ाने से 13.125 करोड़ हो जाएगा। ये देखिए उन्होंने भी वही लिया 13.125 करोड़। करेक्शन कर लीजिए आपके मटेरियल में। यस, और ये मेरी गलती नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, ये सब अलग अलग रेफरेंस बुक से लिए हुए क्वेश्चन से, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मॉड्यूल से क्वेश्चन लिए हुए, एमटीपी से लिया हुआ है, आरटीपी से लिया हुआ है, राइट। अब इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस वैसी रखिए, आपका वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन वही आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स वही रहेगा, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो ओरिजिनल था वही रहेगा, यहां पर देख सकते हो आप
बट दोस्तों आपका फिक्स कॉस्ट जो है जैसे कि हमने निकाला अभी वो चेंज हो जाएगा, जिससे आपका कैश इनफ्लो चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चेंज हो जाएगा, आपका आउटफ्लो जो था वही रहेगा, आपका एनपीवी चेंज हो जाएगा। चेंज इन एनपीवी निकालिए, डिफरेंस इन एनपीवी निकाल लीजिए। यस माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर जो है वो ये वाला फैक्टर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बदलाव आ रहा है और ये है हमारा सेलिंग प्राइस। तो नीचे कंक्लूजन में लिखा भी है दोस्तों कि मैक्सिमम जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस में आ रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। अब आते हैं अगले पार्ट ऑफ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपको, मेजर द मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंज इन वेरिएबल एज फाउंड इन बी, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये आपने कंक्लूजन निकाला है बी पार्ट का, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये बोल रहे हैं सच दैट एनपीवी बिकम्स जीरो, मतलब आपके इन तीनों फैक्टर में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर है उसमें कितना चेंज करने से एनपीवी जीरो होगा वो देखना होगा। तो गाइस इसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस में आपने 5% चेंज किया और आपका एनपीवी चेंज हुआ है 49.55% आई गेस 49.66% से। तो हम क्या बोलेंगे 49.66% से। तो 5% के चेंज के लिए एनपीवी का 5% चेंज लाने के लिए, सॉरी एनपीवी का 49.66% चेंज लाने के लिए आपने सेलिंग प्राइस को 5% से चेंज किया। तो एनपीवी का 100% चेंज लाने के लिए सेलिंग प्राइस को कितने से चेंज करेंगे वो निकालना है हमको। आई विल राइट फॉर यू अगेन, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, दिस इज वेरी इजी। हम क्या बोल रहे हैं 49.66% चेंज इन एनपीवी के लिए आपने सेलिंग प्राइस को 5% से चेंज किया। इधर अगर 100% चेंज लाना है तो सेलिंग प्राइस को कितने से चेंज करना होगा। सर 100% सेलिंग, क्यों आप एनपीवी को 100% चेंज करना चाहते हो? बिकॉज एनपीवी जीरो पहुंचाना है तो एनपीवी में 100% चेंज लाना पड़ेगा। यस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 49.66, दैट गिव्स मी 10.06%। ये देखिए 10.068 मतलब 10.07 06846 है ये। तो 6 की वजह से वो 5 बन जाएगा और 5 की वजह से वो 69 हो जाएगा, 69 की वजह से वो 10.07 हो जाएगा। यस, तो ये आ गया आपका एनपीवी का 100% चेंज लाने के लिए सेलिंग प्राइस को कितने से चेंज करना होगा। आई रिपीट अगेन, 5% आपका अगर सेलिंग प्राइस चेंज करोगे तो एनपीवी आपका 49.66% चेंज होता है। तो आप बोलोगे एनपीवी में 100% चेंज लाने के लिए इधर 5% की जगह कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा, तो उससे आपका आंसर आ रहा है 10.0684%। यस, तो ये है आपका दोस्तों रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। आई होप ये डिस्कशंस आपको यूजफुल हो रहे होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।